हेलो दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक नया वीडियो लेके आया हूं और जिसका शीर्षक है फिलॉसफी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान का दर्शन मतलब विजन। भारतीय संविधान का विजन क्या है, वो किस लिए बनाया गया है, उसका उद्देश्य क्या है, वो क्या चाहता है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, तो उसके बारे में मैं आपके सामने में आज उपस्थित हुआ हूं और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उसको मैं अभी रेखांकित करना चाहता हूं। नाउ लेट अस प्रोसीड। तो फिलॉसफी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को या विजन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को समझने के लिए आपको सबसे पहले प्रियम्बुल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को देखना होगा। और प्रियम्बुल क्या कहता है, उसमें कुछ वर्ड्स हैं जैसे वी द पीपुल ऑफ इंडिया, इसका मतलब है कि ये जो संविधान जो बनाया गया है वो हिंदुस्तान के आम नागरिक के द्वारा बनाया गया है। वी द पीपुल, और लास्ट में है टू एडॉप्ट, इनैक्ट एंड गिव टू आवर सेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन ऑन 26 नवंबर 1949। तो जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि जो हमारे देश में जो संविधान का जो मूल स्रोत है, जो पावर इमिनेट्स फ्रॉम द पीपुल, और जो संविधान सभा में जो सदस्य चुने गए थे वो जनता के प्रतिनिधि थे और उनके द्वारा 2 साल 11 महीना के अथक प्रयास के बाद में संविधान बनकर तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 को, और इसको लॉयर्स डे भी कहते हैं। और इसके बाद में 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ। तो प्रियम्बुल क्या कहता है, वी द पीपुल ऑफ इंडिया सोलेमली resolved to constitute a sovereign socialist secular democratic रिपब्लिक। वन बाय वन हम लोग इसकी व्याख्या करेंगे। तो जो संविधान का जो मकसद है, वो जो उद्देश्य है कि वो एक सॉवरेन राष्ट्र की परिकल्पना करता है। अब सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक राष्ट्र की परिकल्पना करता है। तो सॉवरेन का मतलब क्या होता है? सॉवरेन का मतलब ये होता है सार्वभौम। इसका मतलब ये होता है कि जो हिंदुस्तान की सरकार है वो इंटरनली और एक्सटर्नली, मतलब आंतरिक और बाह्य रूप
बाह्य रूप से वो स्वतंत्र है, मतलब उस पर किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं है। आंतरिक रूप से वो स्वतंत्र है, वो अपना पॉलिसी फ्रेम कर सकता है, जनता के इच्छा को वो विधेयक के द्वारा उसको कार्यान्वयन कर सकता है, ट्रांसलेट कर सकता है, और बाह्य रूप से वह किसी भी दूसरे देश के दबाव में नहीं है और उस पर कोई एक्सटर्नल अथॉरिटी का प्रेशर नहीं है, वह अपने आप में सार्वभौम है। लेकिन दोस्तों, वो बाह्य रूप में या एक्सटर्नली सॉवरेन है या नहीं है, उसका एक टेस्ट है फॉरेन पॉलिसी। कोई देश एक्सटर्नली कितना स्वतंत्र है, उसका लिटमस टेस्ट है फॉरेन पॉलिसी। हालांकि थ्योरेटिकली हर एक देश ये कहेंगे कि वो सार्वभौम है, सॉवरेन है, इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों तरफ से हैं, लेकिन जो फॉरेन पॉलिसी उस देश का होता है वही उसका लिटमस टेस्ट है कि वह बाह्य रूप से वो कितना सार्वभौम है, कितना सॉवरेन है। बहुत ही ताकतवर देश हुआ करते थे, लेकिन अब बदली हुई परिस्थिति में कैपिटलिस्ट वर्ल्ड का नेतृत्व यूएसए के हाथ में चला गया और दूसरा ब्लॉक था जिसका कि मुखिया सोवियत यूनियन हुआ, जिसके साथ करीब 15-20 कंट्री जिसमें कम्युनिस्टों का शासन हो गया था, और खास करके पूर्वी यूरोप का कंट्री। तो दोस्तों, हिंदुस्तान की सरकार ने निर्णय किया कि उन्हें ना तो फर्स्ट ब्लॉक में जाना है और ना सेकंड ब्लॉक में जाना है, उनके साथ किसी प्रकार की कोई संधि नहीं करना है। और यह जो पीरियड था वो कोल्ड वार का पीरियड था। तो इस कोल्ड वार के इफेक्ट से बचने के लिए हिंदुस्तान ने गुट निरपेक्षता की नीति को अपनाया और उसका बेसिक पर्पस ये था कि वह इन महाशक्तियों के स्ट्रगल का हिस्सा नहीं बनेगा, लेकिन जहां से भी उसे मदद मिलेगी उन मदद को वो स्वीकार करेगा, क्योंकि हिंदुस्तान एक गरीब राष्ट्र है और 200 वर्षों के औपनिवेशवाद ने इसे जर्जर और खोखला कर दिया था। तो पैसे की सख्त जरूरत थी और इसी कारण से भारत के प्रधानमंत्री ने ये उद्घोषणा किया कि उन्हें जहाँ से भी जो सुविधा मिलेगी उस सुविधा का वो उपयोग करेंगे। और इसी के तहत में उन्होंने 5 बड़े बड़े स्टील के कारखाने रूस, जर्मनी, ब्रिटेन के सहयोग से लगवाए, IIT, IIM की स्थापना करवाया। तो इस तरह से देश में औद्योगिक विकास में उन्होंने विभिन्न पश्चिमी देशों का समर्थन लिया। लेकिन इसी पीरियड में पाकिस्तान ने क्या किया? एक तो पाकिस्तान 1956 तक डोमिनियन स्टेटस में ही रहा। माने डोमिनियन स्टेटस मतलब ब्रिटेन की महारानी ही हेड ऑफ द स्टेट रही, क्योंकि इनका संविधान बनकर तैयार नहीं हुआ था। दूसरा, उन्होंने आज़ादी के बाद से ही सीटो, सेंटो, बगदाद पैक्ट, ये तीनों जो इंटरनेशनल ट्रीटीज थी जो अमेरिका के लीडरशिप में ये बनाई गई थी,
सोवियत यूनियन को कंटेनमेंट करने के लिए उसका हिस्सा पाकिस्तान बना और इस तरह से वो अमेरिका का पिट्ठू हो गया, जिसका परिणाम पाकिस्तान आज तक भुगत रहा है। तो इस तरह से जो उसने थोड़ी आर्थिक मदद के बदले में अपनी बहुत सारी जो एक्सटर्नल सॉवरेंटी थी उसको अमेरिका के हाथ समर्पण कर दिया। दोस्तों, लेकिन हमारा जो भारतीय संविधान है उसका फिलॉसफी क्या है? हम 1947 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुए। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि 1946 में ही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का निर्माण हो गया था। और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा अथक प्रयास करने के बाद में नए संविधान को 1950 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था और उसी दिन से हमने अपने आप को रिपब्लिक घोषित किया। रिपब्लिक का मतलब क्या होता है? कि हमारा जो हेड ऑफ द स्टेट होगा वो कोई हेरिडिटरी राजा नहीं होगा, किंग नहीं होगा, बल्कि वह जनता के द्वारा चुना जाएगा। तो इसी के तहत में आप देखते हैं कि हमारा संविधान ये कहता है कि जो एग्जीक्यूटिव का हेड होता है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है। जिसको निर्वाचित किया जाता है वो कोई सेलेक्टेड नहीं होता है, बल्कि ही इज इलेक्टेड प्रेसिडेंट बाय इनडायरेक्ट मेथड। और वो इनडायरेक्ट मेथड क्या है? बाय द इलेक्टोरल कॉलेज consisting of MPs and elected MLAs. By the process of proportional representation by single transferable vote. तो दोस्तों, प्रेसिडेंट का चुनाव कैसे होता है, उसकी चुनाव की क्या प्रक्रिया है, इसके बारे में पहले ही वीडियो बना चुका हूं और उन वीडियो को आप देख सकते हैं। यहां पर मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि हमारा जो हेड ऑफ द स्टेट है वो इलेक्टेड है, लाइक द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। मोनार्की की तरह या राजा की तरह हमारे यहाँ कोई हेरिडिटरी मोनार्की नहीं है। हमारा जो हेड ऑफ द स्टेट है वह एक चुना हुआ प्रतिनिधि है जिसमें जनता की सहभागिता है।
और इसे कहते हैं रिपब्लिक। जो हम 26 जनवरी 1950 से, उस समय से हमारा रिपब्लिक या गणतंत्र शुरू हुआ। इसके पहले जो देश आजाद 15 अगस्त 1947 को हुआ था, और उस समय ब्रिटिश पार्लियामेंट ने हमें डोमिनियन स्टेटस, दिया था, और पाकिस्तान और हिंदुस्तान दो डोमिनियन स्टेटस की स्थापना की गई थी। लेकिन 26 जनवरी 1950 को हमने अपने आप को रिपब्लिक घोषित किया। इसके पहले अंग्रेज के जाने के बाद में गवर्नर जनरल ब्रिटिश क्वीन की प्रतिनिधि के रूप में यहाँ पर हेड ऑफ द स्टेट हुआ करता था। अब आप जानते हैं कि लास्ट गवर्नर जनरल आज़ादी के समय में 15 अगस्त के समय में लॉर्ड माउंटबेटन था, और इसके बाद में चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, ये अंतिम गवर्नर जनरल हुए जो हिंदुस्तानी थे। तीसरा जो विजन है वो है सेकुलर। दोस्तों, ये सेकुलर वर्ड ओरिजिनल प्रियम्बुल में नहीं था। 42nd अमेंडमेंट के द्वारा 3 वर्ड प्रियम्बुल में जोड़े गए। ये प्रीलिम्स में आपको पूछ सकता है। पहला सेकुलर, सोशलिस्ट, और तीसरा इंटीग्रिटी। सेकुलर का मतलब क्या होता है? सेकुलर का मतलब यह होता है कि स्टेट का कोई अपना रिलीजन नहीं होगा। देयर विल बी नो रिलीजन ऑफ स्टेट। रिलीजन would be a private affair तीसरा इसका माने होता है कि देयर वुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन on the basis of religion। दोस्तों, ये सेकुलर, जिसको कि हिंदी में पंथ निरपेक्ष भी कहते हैं, हिंदुस्तान के संविधान का एक बेसिक फीचर है, और इसको एडॉप्ट करना उस जमाने के हिसाब से बहुत बड़ी बात थी। जैसा कि आप दोस्तों जानते हैं कि पार्टीशन का दौर था। 2 नेशन थ्योरी के आधार पर पाकिस्तान जिन्ना के नेतृत्व में अलग हो चुका था। अभी हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में संविधान निर्माण की प्रक्रिया चली रही थी, और ऐसी स्थिति में कॉन्स्टिट्यूशन को सेकुलर बनाना एक बहुत बड़ी बात थी। क्योंकि अगर आप देखेंगे, अगर आप पश्चिम की तरफ जाएं तो
हिंदुस्तान के बाद में एक इजराइल कंट्री मिलेगा जो सेकुलर पॉलिटी को मानता है। और इधर अगर आप ईस्ट की तरफ जाएं तो सिंगापुर सेकुलर पॉलिटी को मानता है। तो आप समझ सकते हैं कि इसका क्या माने है कि जब पार्टीशन हो गया हो, जब टू नेशन थ्योरी को मान्यता मिल गई हो और देश का 1/3 हिस्सा अलग हो गया हो धर्म के आधार पर, ऐसी परिस्थिति में सेकुलर प्रिंसिपल को अपनाना बहुत बड़ी बात थी। और आज भी हम इस सिद्धांत को अक्षरशः पालन कर रहे हैं। हमारा पार्लियामेंट, हमारी सरकार, हमारी जुडिशरी इस पर किसी भी प्रकार का कोई कंप्रोमाइज अभी तक नहीं की है। और जो बेसिक चीज है, सेकुलर का मतलब यह नहीं होता है कि हम अधार्मिक हो गए या इररिलीजियस हो गए। हमने जो सेकुलरवाद का जो व्याख्या विश्व के सामने में प्रस्तुत किया है वो है सर्वधर्म समभाव। सभी धर्मों के प्रति आदर की भावना जो हिंदू फिलॉसफी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है कि हम किसी दूसरे धर्मावलंबी को कभी प्रोसिक्यूट नहीं किए, सभी को हिंदुस्तान में आने दिए चाहे वो दूसरे धर्म के क्यों ना हो। हमने चाइना और जापान की तरह अपना देश दूसरों के लिए बंद कभी नहीं किया। हमने यहाँ पारसी को भी आने दिया, क्रिश्चियंस, मुस्लिम्स, सभी धर्मावलंबी हिंदुस्तान में हमेशा आते रहे हैं। तो हमारा जो सिद्धांत रहा है वो है सर्वधर्म समभाव का। और हमारा जो भारतीय संविधान है वो इसी को रिफ्लेक्ट करता है। हमारा संविधान एक सोशलिस्ट राज्य की परिकल्पना करता है और इसका जो रिफ्लेक्शन है वो आपको डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में मिलेगा। और आज़ादी के बाद में हिंदुस्तान की विभिन्न सरकारों ने सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र की स्थापना के लिए अनेक काम किए हैं। जैसे कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल में जो आर्टिकल 39 बी और सी कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ को मिनिमाइज करने की बात करता है। मिनिमाइजेशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ, इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ प्रोडक्शन है, जैसे कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ प्रोडक्शन क्या क्या है, लैंड, कैपिटल, लेबर, ये महत्वपूर्ण इंस्ट्रूमेंट ऑफ प्रोडक्शन है। तो इस पर कुछ खास लोगों का ही आधिपत्य ना हो जाए और अधिकांश लोग इससे वंचित ना हो जाए, जिससे कि एक्सप्लॉयटेशन को बढ़ावा मिले। तो भारतीय संविधान का जो विजन है वो है एक समाजवादी समाज की स्थापना करना। और इस समाजवादी
समाज की परिकल्पना आज़ादी के बाद से विभिन्न सरकारों ने किया। जैसे आज़ादी होने के बाद आर्थिक क्षेत्र में मिक्स इकोनॉमी लागू किया गया, जिसमें कि पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों एग्जिस्ट करेंगे। और पब्लिक सेक्टर को जो एम दिया गया, जो गोल दिया गया कि वो कमांडिंग हाइट ऑफ द इकोनॉमी प्राप्त करेगा, और जिसके तहत में दोस्तों आप देखते हैं कि हिंदुस्तान में बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ। यदि आप इन कंपैरिजन टू अदर डेवलपिंग कंट्रीज अगर करें तो उस पीरियड में जो 1947 से लेकर 1950 के पीरियड में या 60 के दशक में जो देश आज़ाद हुए, उन देशों में की जो औद्योगिकरण की रफ्तार रही, और हमारे देश में खास करके हैवी एंड कैपिटल बेस्ड इंडस्ट्रीज को हमने बहुत ज़्यादा प्राथमिकता दिया। और उसका बेसिक पर्पस यही था कि किसी तरह से जो गरीब से गरीब तबके का जो व्यक्ति है उसको भी मिनिमम सुविधाएं मिले, मतलब बेसिक नीड्स। जैसे बेसिक नीड्स क्या होता है? गुड सोर्स ऑफ लाइवलीहुड, a good house, good education, तो संविधान एक सोशलिस्ट समाज की परिकल्पना करता है, जिसमें कि प्रत्येक नागरिक को जीविकोपार्जन की अच्छी सुविधा हो। और इसी के तहत में दोस्तों हमने देखा है कि सरकार ने अनेक प्रकार के योजनाएं शुरू की हैं। जैसे 80 के दशक में 20 सूत्रीय योजना लागू थी, और अभी मनरेगा का कार्यक्रम चल रहा है। और इसी तरह से रोजगार मुहैया करने के लिए सरकार ने अथक प्रयास किए हैं। कॉटेज इंडस्ट्री को बढ़ावा दिया गया है, गांव-गांव में स्कूल खोले हैं, और प्राथमिक शिक्षा को फ्री कर दिया गया है। पक्के मकान बना करके सरकार के द्वारा जनता को दी जा रही है, जो गरीब तबके के लोग हैं। तो इस तरह से उनकी जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, जो लोअर स्टेटा ऑफ द सोसाइटी है, उसको ऊपर उठाने के लिए आज़ादी के बाद से विभिन्न सरकारों ने अनेक प्रकार के प्रयास किए हैं। और इसका नतीजा ही यह हुआ कि पिछले 70-72 साल में जो बिलो पॉवर्टी लाइन है वो घट करके 20% हो गया है। जबकि आज़ादी के समय में 94% लोग के पास में अच्छा मकान नहीं था, खाने पीने का साधन नहीं था, रोजगार के साधन नहीं थे, बार बार अकाल पड़ते थे। हम अनाज के मामले में निर्भर नहीं थे, आत्मनिर्भर नहीं थे, और अमेरिका से हम गेहूं मंगाते थे। इन सब समस्याओं से हमने निजात पा लिया, और हम अनाज के मामले में, खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर हो गए हैं। दूध के प्रोडक्शन में पूरे वर्ल्ड में हमारा दूसरा स्थान है। तो इस प्रकार से संविधान एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था का
परिकल्पना करता है जहां पर निचले स्तर का व्यक्ति भी या लोएस्ट क्लास के व्यक्ति को भी मिनिमम सुविधाओं का अवसर मिले, द मिनिमम रिक्वायरमेंट। फुलफिलमेंट ऑफ मिनिमम रिक्वायरमेंट। और इस दिशा में हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। चौथा है डेमोक्रेटिक। भारतीय संविधान एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी की स्थापना करती है, और इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पर जो सत्ता का संचालन करेगा वो जनता के द्वारा चुना जाएगा, इलेक्टेड होगा। कोई बहुत बड़ा आदमी है या बहुत बड़ा पूंजीपति है तो उसको सेलेक्ट नहीं किया जाएगा, बल्कि उसे जनता के द्वारा चुना जाएगा और तभी वो सत्ता का संचालन कर सकेगा। और इसी के तहत में दोस्तों हम देखते हैं कि हमारे यहाँ प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट, एमपीज, एमएलएस, मिनिस्टर्स, इनका चुनाव जनता के द्वारा किया जाता है, केंद्र स्तर पर भी, राज्य स्तर पर भी और लोकल स्तर पर भी। और खास करके 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा नगर निगम, जिसको कॉरपोरेशन कहते हैं, या नगर पालिका, या जिला पंचायत, ग्राम पंचायत, इन जो लोकल बॉडीज हैं इनको अधिक से अधिक अधिकार देने का प्रयास किया गया है, उन्हें फिनेंशियली वायबल बनाने का प्रयास किया गया है इन संवैधानिक संशोधन के द्वारा। तो इस तरह से दोस्तों हमारे यहाँ त्रिस्तरीय मतलब ट्राई लेवल ऑफ गवर्नमेंट कार्यरत है। पहला सेंट्रल गवर्नमेंट, दूसरा स्टेट गवर्नमेंट्स और तीसरा लोकल बॉडीज गवर्नमेंट, जिसमें कि जिला पंचायत, नगर निगम, ग्राम पंचायत, नगर पालिका, ये सारे चुने हुए प्रतिनिधि के द्वारा लोकल स्तर पर प्रशासन किए जाते हैं। तो डेमोक्रेसी को ग्रास रूट पर लाने का सतत प्रयास किया जा रहा है और यह हमारे संविधान का सबसे महत्वपूर्ण विजन है। इसके बाद दोस्तों जस्टिस, जैसा कि हमने देखा है प्रियम्बुल में, प्रकथन में, न्याय व्यवस्था, संविधान का जोर जस्टिस पर है। जस्टिस
उसका के तीन भाग हैं, पॉलिटिकल, सोशल और तीसरा इकोनॉमिक। मतलब राजनीतिक न्याय का मतलब क्या होता है कि जहां पर पॉलिटिकली किसी के साथ में भेदभाव नहीं हो। तो आप देखते हैं कि हिंदुस्तान में आज़ादी के बाद से हर व्यक्ति को, चाहे वो छोटा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे कुलीन हो या लोअर क्लास का आदमी हो, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो शेड्यूल कास्ट हो, सबको एक एक वोट देने का अधिकार है और सभी को योग्यता के आधार पर पद प्राप्त करने का अधिकार है, सभी को निर्वाचित होने का अधिकार है। किसी भी व्यक्ति को धर्म, रिलीजन, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, इसके आधार पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। मेरिट को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी, लेकिन इसी में ही संविधान निर्माताओं ने प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन का भी प्रावधान रखा है। इसके तहत में जो गरीब तबके के लोग रहे हैं, जैसे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब या बैकवर्ड क्लासेस, SC, ST या बैकवर्ड क्लासेस, इन्हें रिजर्वेशन दिया गया है। और जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि मंडल कमीशन के इम्प्लीमेंटेशन के बाद में बैकवर्ड को 27%, शेड्यूल कास्ट को 15% और ST को 7.5% ये रिजर्वेशन दिया गया है, आरक्षण दिया गया है। क्योंकि हिस्टोरिकली ये कम्युनिटी सैकड़ों वर्षों से सताए हुए कौम है और सोशल और इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज के या इनइक्वालिटीज के शिकार रहे हैं। तो इसीलिए भारतीय संविधान के निर्माताओं ने इन्हें विशेष दर्जा देते हुए इनके लिए रिजर्वेशन का प्रावधान इलेक्शन में भी किया। इलेक्शन ऑफ MPs खास करके SC ST के लिए एंड MLAs, और दूसरा फॉर द पोस्ट ऑफ फॉर द गवर्नमेंट जॉब। और जिससे इस रिजर्वेशन पॉलिसी के कारण इन वर्गों के लोग, खास करके SC ST और OBC के लोग काफी तादाद में गवर्नमेंट जॉब प्राप्त किए हैं और इनके आर्थिक और सामाजिक स्थिति में काफी सुधार हुआ है। तो दोस्तों, जिस तरह से हमने बताया कि जो जस्टिस है, न्याय, उसके 3 प्रकार हैं, पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक। इन तीनों प्रकार के जस्टिस को कार्यान्वयन करने का, इम्प्लीमेंट करने का लक्ष्य, विजन हमारे संविधान में निहित है। तो जैसा कि मैंने आपको पॉलिटिकल जस्टिस के बारे में बताया, अब सोशल जस्टिस का मतलब हुआ कि सोशल जस्टिस मतलब हुआ नो डिस्क्रिमिनेशन
on the basis of religion, caste, creed, color और place of birth और सेक्स। जो आर्टिकल 15 में इसकी अवधारणा की गई है। लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और बैकवर्ड क्लासेस के लिए संविधान में इसकी व्यवस्था की गई है। इसके बाद इकोनॉमिक जस्टिस, इसके बारे में बता चुका हूं और इसका बेसिक पर्पस ये है कि ऐसा आर्थिक व्यवस्था सरकार के द्वारा की जाएगी जिसमें कि मिनिमम रिक्वायरमेंट की पूर्ति हर एक व्यक्ति के द्वारा या हर एक व्यक्ति को संभव हो सके। तो इस कारण से विभिन्न सरकारों ने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग उठाने के लिए अनेक आर्थिक सुधार के कार्यक्रम किए हैं और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि राज्य इस प्रकार की व्यवस्था करेगा जिसमें कि कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ माने धन का संग्रहण एक जगह नहीं हो पाए और जो इक्वालिटी है, जो असमानता है, इनइक्वालिटी, उसको मिनिमाइज करने का प्रयास किया जाएगा। और इसके अलावा नए या वैज्ञानिक ढंग से एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, को बढ़ावा दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त कॉटेज इंडस्ट्री को बढ़ावा दिया जाएगा और इसी के तहत में सरकार ने ग्रामोद्योग संघ और सिल्क बोर्ड आदि की स्थापना किया है, जहां पर कि हजारों लोग काम करते हैं और इससे एम्प्लॉयमेंट का जनरेशन भी होता है। एग्रीकल्चर में सुधार करने के कारण हिंदुस्तान में 70 के दशक में ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ। पहले व्हीट में हुआ था, व्हीट प्रोडक्शन में, खास करके पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी में। अब ग्रीन रिवॉल्यूशन राइस में, राइस प्रोडक्शन में, ऑयल सीड, पल्सेस, इन खाद्यान्न में भी ग्रीन रिवॉल्यूशन लागू किया गया और उसका जो बेसिक सिद्धांत है कि हाई यील्डिंग वेराइटीज का उपयोग करना, पेस्टिसाइड का उपयोग करना, उसके बाद इरिगेशन की व्यवस्था करना, किसानों को ऋण मुहैया कराना, उनको अच्छे इक्विपमेंट जैसे ट्रैक्टर या और दूसरे जो उन्नत किस्म के जो इंस्ट्रूमेंट इजाद किए गए उनको मुहैया कराना, सस्ते कर्ज दे करके। तो इस तरह से ग्रीन रिवॉल्यूशन को बढ़ावा दे करके हिंदुस्तान की सरकार ने बहुत हद तक जो भुखमरी की जो समस्या थी उसको समाप्त कर दिया है। इसके बाद जो हमारा विजन है कॉन्स्टिट्यूशन का वो है लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ
फेथ एंड वर्शिप। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि आर्टिकल 19 में 6 प्रकार के फ्रीडम दिए गए हैं, और वो क्या है? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, माने हमें बोलने की आज़ादी है, और इसी के तहत में फ्रीडम ऑफ प्रेस भी आता है। और हम शांतिपूर्ण ढंग से एक जगह इकट्ठा हो सकते हैं, लेकिन बिना आर्म्स के। उसके बाद में एसोसिएशन बना सकते हैं और या यूनियन बना सकते हैं। हिंदुस्तान में कहीं भी हम फ्रीली घूम सकते हैं। हिंदुस्तान में कहीं भी हम घर बना के रह सकते हैं, और कोई भी प्रोफेशन या कोई भी व्यवसाय हम अपना सकते हैं। तो ये 6 प्रकार के जो है फ्रीडम हमें दिए गए हैं। एक फ्रीडम ऑफ एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी, उसको हटा दिया गया है इस तरह से। इसके अलावा आर्टिकल 20 में प्रोटेक्शन अगेंस्ट एक्स पोस्ट फैक्टो लेजिस्लेशन, और जो इसका मतलब है कि अगर कोई कानून बाद में बनता है, खास करके क्रिमिनल लॉज, तो वो लागू नहीं होगा यदि वो घटना पहले हुई हो। तो खास करके क्रिमिनल लॉ में लागू होता है, और इससे हमें प्रोटेक्शन मिला है। जैसे मान लीजिए कोई 2018 में किसी ने मर्डर किया और उसके लिए 12 साल का सजा का प्रावधान है, और 2020 में सरकार ने कानून बनाया कि नहीं, अब जो मर्डर का जो पनिशमेंट होगा वो 25 साल होगा। तो जो 2018 में जो घटना हुई थी उस पर ये लागू नहीं होगा, मतलब 2020 के बाद जो घटना हुई उस पर लागू होगा। और इसके बाद डबल जेओपार्डी, माने एक ही अपराध के लिए 2 बार सजा नहीं दी जा सकती है। ये भी संविधान व्यवस्था करता है, खास करके आर्टिकल 20 के तहत में। और स्वयं को गवाही के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है, तो प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन। और इसके अलावा आर्टिकल 22 के तहत में आर्बिट्रेरी अरेस्ट के लिए भी हमें प्रोटेक्शन मिला हुआ है, सुरक्षा मिला हुआ है। जैसे कि अगर किसी व्यक्ति को आप अरेस्ट करते हैं या पुलिस अरेस्ट करती है, तो 24 घंटे के अंदर में उसे नजदीक के न्यायालय में प्रस्तुत करना होगा, और उसके बाद ही वो रिमांड ले सकता है। रिमांड 2 प्रकार के होते हैं, या तो जुडिशियल होता है या पुलिस रिमांड होता है। पुलिस रिमांड में पुलिस अपने पास में उस आरोपी को रखती है और उससे पूछताछ करती है, साक्ष्य जुटाने का प्रयास करती है, और जुडिशियल रिमांड में उसको जेल भेजती है। तो इसके बारे में डिटेल व्याख्या हमने पहले के वीडियो में फंडामेंटल राइट्स शीर्षक से बनाया है, आप उसको जरूर देखें। और इसके बाद जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वह बिलीफ्स, फेथ एंड वर्शिप। जैसे कि दोस्तों आप जानते हैं कि आर्टिकल 25, 26, 27 और 28 इस ये राइट टू रिलीजन है, और जो कि हमें फंडामेंटल राइट्स के अंदर में मिला हुआ है। तो जो संविधान का जो लक्ष्य है, जो विजन है, वो धार्मिक आज़ादी को फोकस करता है कि हर एक व्यक्ति, चाहे वो किसी भी धर्म के मानने वाले क्यों ना हो, उस पर किसी प्रकार का भेदभाव, किसी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सके, और सभी धर्म को संविधान ने बराबर मान्यता दिया है। लेकिन संविधान का अपना कोई धर्म नहीं है। तो जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं, सेकुलरिज्म की जो अवधारणा है, तो उसी के तहत में राइट टू रिलीजन नागरिकों को तो है, और स्टेट किसी नागरिक को धर्म के आधार पर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा। हर एक नागरिक को अपने धर्म को प्रोपोगेट करने, प्रचार करने, उसको मानने के लिए वो स्वतंत्र होगा। उस पर किसी प्रकार का कोई
प्रेशर नहीं होगा, कोई स्टेट का दबाव नहीं होगा। और जब राज्य किसी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को डोनेट करता है या ग्रांट देता है तो वो किसी भी प्रकार से डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा कि नहीं ये हिंदू का रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है तो इसको ज़्यादा पैसा दिया जाए और ये मुस्लिम का है तो इसको कम पैसा दिया जाए, तो ऐसा राज्य नहीं करेगा। तो दोस्तों इसके बाद जो हमारे संविधान का जो लक्ष्य है वो है राइट टू इक्वालिटी, और ये समता का अधिकार हमें मौलिक अधिकार के रूप में मिला हुआ है, हर एक नागरिक को मिला हुआ है, इवन जो नागरिक नहीं है उसको भी मिला हुआ है। तो इसके तहत में हर व्यक्ति कानून के समक्ष समान है और किसी को भी कानून के प्रोटेक्शन देने से राज्य मना नहीं करेगा। माने एवरीबॉडी इक्वल बिफोर लॉ एंड स्टेट विल नॉट डिनाई anybody equal protection of law। और ये जो राइट टू इक्वालिटी है वो संविधान के आर्टिकल 14, 15, 16, 17, 18 इसमें वर्णित है, जिसके तहत में किसी प्रकार की अनटचेबिलिटी करना या उसको मानना गैर कानूनी करार दिया गया है। और इसी के तहत में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सिविल प्रोटेक्शन एक्ट 1955 लागू किया था, जिसके तहत में किसी प्रकार के छुआछूत मानना आपराधिक कृत्य घोषित किया जा चुका है। तो दोस्तों इस तरह से हम देखते हैं कि संविधान का जो लक्ष्य है वह बहुत व्यापक है। इसके अलावा संविधान फ्रेटर्निटी माने भातृत्व या भाईचारा की अवधारणा करता है। इसके तहत में एक नागरिक और दूसरे नागरिक के बीच में किसी प्रकार का कोई वैमनस्यता ना रहे, क्योंकि हमारे यहाँ जातिवादी व्यवस्था रही है हजारों साल से। तो संविधान का ये मंतव्य है कि आदमी आदमी में फर्क ना हो, चाहे वो किसी भी गोत्र का हो, वंश का हो, धर्म का हो, कुल का हो, हर व्यक्ति हिंदुस्तान का नागरिक है और वो बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति है। उसकी जो डिग्निटी है, उसकी प्रतिष्ठा पर किसी प्रकार की आंच नहीं आए और दूसरे व्यक्ति को इस प्रकार का कोई भी व्यवहार नहीं करना चाहिए जिससे कि उस व्यक्ति का प्रतिष्ठा पर आंच आए। तो वो डिग्निटी और फ्रेटर्निटी की बात करता है। फ्रेटर्निटी का जो एक व्यापक रूप है कि एक देश और दूसरे देश के बीच में भाईचारा स्थापित हो, माने कॉर्डियल रिलेशनशिप, सौहार्द का वातावरण हो और युद्ध या झगड़ा या फसाद जो इंटरनेशनल लेवल में जो होते रह रहे हैं हजारों साल से, तो संविधान, हमारे भारतीय संविधान का मूल विजन ये है कि वसुधैव कुटुंबकम, माने समूचा जो संसार है वो हमारा परिवार है। और जिस तरह से परिवार में एक परिवार में सब मिलजुल के रहते हैं, उसी तरह से विश्व के जो विभिन्न देश हैं उसके साथ हमारा मैत्रीवत और भाईचारे का व्यवहार हो। और इसलिए दोस्तों आप देखते हैं कि आज़ादी के बाद
हिंदुस्तान की सरकार ने हमेशा पीसफुल कोएग्जिस्टेंस फॉरेन पॉलिसी को अडॉप्ट किया है। कोएग्जिस्टेंस मतलब सह अस्तित्व। इसका मतलब हुआ कि भले ही दूसरे देश में दूसरी प्रकार की व्यवस्था हो, लेकिन हम फिर भी उनके साथ में पीसफुली रह सकते हैं और विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं, ट्रेड एंड कॉमर्स को बढ़ावा दे सकते हैं, जो म्यूचुअली बेनिफिशियल हो। तो हमारा संविधान किसी प्रकार के इंटरवेंशन जो अमेरिका के द्वारा 1945 के बाद विभिन्न देशों में इंटरवेंशन पॉलिसी के तहत में उस देश को तख्ता पलटने का काम किया जाता रहा है, तो हमारे देश का जो फॉरेन पॉलिसी है वो किसी प्रकार के इंटरवेंशन इन फॉरेन कंट्रीज से साफ मना करता है। और इसी तरह से ट्रेड एम्बार्गो या हाई टैरिफ इसके भी खिलाफ है हमारा संविधान। क्यों? कि हमारा संविधान यह चाहता है कि हम तो उन्नति के पथ पर बढ़ें और साथ साथ हमारा पड़ोसी या दूसरे देश जिससे हमारे ताल्लुकात हैं वो भी आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से उन्नति के पथ पर अग्रसर हों। तो दोस्तों, हमने जो संविधान का जो विजन है, जो संविधान का फिलॉसफी है हमारे भारतीय संविधान का, उसके बारे में काफ़ी व्यापक रूप से उसकी व्याख्या किया है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। अगर आपकी कोई सलाह हो तो आप ज़रूर हमें सूचित करिए। आगामी वीडियो में मैं इससे भी बेहतर वीडियो बनाने का प्रयास करूंगा और आपके सजेशंस को उसमें शामिल करूंगा। तो अगर आप इसको लाइक करते हैं तो सब्सक्राइब करिए और दूसरे दोस्तों के साथ शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच।